बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कराची में बेहुदा सास ने अपनी बहू की मैयत पर वहशी कुत्तों को ज़ना करने छोड़ दिया तो क्या मौजज़ा हुआ। ये सच्चा वाक़या है। मैं बहुत तेज़ी से भाग रहा था जैसे मौत मेरे पीछे हो, और ये सच ही तो था। मौत वाकई ही मेरे पीछे थी। मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे और फिर भी मैं भागता चला जा रहा था, क्योंकि जो मंज़र मैंने देखा था उसने मुझे दहला कर रख दिया था। एक औरत कैसे इस कदर वहशी हो सकती है। मैंने तो औरत के रूप में हमेशा अपनी माँ, अपनी बहन को देखा था, और वो दोनों ही बहुत ज़्यादा नरम दिल और दूसरों की तकलीफ़ पर परेशान हो जाने वाली थी। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले मैंने औरत का जो रूप देखा था उसने वाकई ही मेरी जान निकाल दी थी। इतनी सफाकी और ऐसा दिल तो शायद किसी हैवान का भी नहीं होता जैसा उस औरत का था। उस औरत ने अपनी ही बहू पर, इससे आगे सोचकर भी मुझे झुरझुरी आ रही थी। मैं दौड़ते दौड़ते गिर गया। फिर मुझे लगा कि बस मौत अब मुझे कुछ पलों में ही मेरे पास आ जाएगी। कुत्ते के भौंकने की आवाज़ मेरी सांसें रोक रही थी, क्योंकि अब ये आवाज़ मुझे अपने बहुत करीब से महसूस हो रही थी। और मैं जानता था कि किस कदर वहशी कुत्ता है। मुझ जैसे इंसान को चीर फाड़ना इस कुत्ते के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। मैंने वो सब कुछ अपनी आंखों से देखा था जो थोड़ी देर पहले इस कुत्ते ने किया था। और जैसे जैसे आवाज़ करीब आती गई मैं अपने हवास खोता गया और बेहोश हो गया। और जब मेरी आंख खुली तो मैं उसी जगह पर पड़ा था, लेकिन वो सन्नाटा था। मैं जल्दी से उठा और वहाँ से दूर खड़ी बाइक के पास पहुँच गया, और ये एक वीरान इलाका था, इसलिए हमने अपने ठिकाने से गाड़ियाँ भी कुछ दूर खड़ी की थी। मेरे दोस्तों की गाड़ियाँ भी वहीं खड़ी थीं। लेकिन उस वक्त मुझे हरगिज़ भी ये ख्याल नहीं था। मैं जल्दी से गाड़ी में बैठा और सीधा अपने घर पहुँचा। मेरी माँ मुझे देखकर कहने लगी, फारूक कहाँ रह गया था, कब से तुझे फ़ोन मिला रही हूँ, वक्त देखा है घड़ी में, आज तेरी बहन के ससुराल वाले भी आने वाले हैं। अम्मा की बात सुनते ही मैंने जल्दी से अपनी जेब पर हाथ मारा और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा मोबाइल शायद इसी जगह पर गिर गया था, और ये बात थी जिसने मेरी जान निकाल दी थी, क्योंकि अगर वो फ़ोन किसी और के हाथ लग जाता तो मैं ज़रूर पकड़ा जाता। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अगर दोबारा जाता तो भी मुसीबत होती, और अगर ना जाता तो शायद मेरा फ़ोन पुलिस वालों के हाथ लग जाता। मैं इसी कश्मकश में गिरफ्तार था कि मेरी बहन के ससुराल वाले आ गए, और अम्मा के कहने पर मैं शावर लेने के लिए चला गया। बड़ी मुश्किल से मैंने कपड़े बदले थे। शुक्र था कि अम्मा ने मेरे कपड़ों पर लगी मट्टी नहीं देखी थी, वरना वो फिर कई सवाल पूछ लेती। मैं तैयार होकर मेहमानों के सामने आकर बैठ गया। मेरे हाथ पांव कपकपा रहे थे। बहुत मुश्किल से मैंने अपनी हालत पर काबू पाया हुआ था, वरना जो कुछ मैं झेल कर आया था उसके बाद इस तरह बैठना बिल्कुल नामुमकिन था। कि इतने में गली से कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनाई दी और बेसाख्ता मेरी चीख निकल गई। मेहमानों ने मुझे बड़ी हैरत से देखा था कि मर्द होकर मैं कुत्ते के भौंकने की आवाज़ से खौफ क्यों खा रहा था। लेकिन ये बात तो सिर्फ मैं ही जानता था कि अब मुझे सारी ज़िंदगी कुत्ते से किस कदर खौफ आने वाला था। मैंने एक वहशी कुत्ते को एक औरत के वजूद को चीरते फाड़ते देखा था, और ये कोई मामूली बात नहीं थी। मेरी माँ ने मुझे हैरत से देखा तो मैंने बात बनाई और कहा कि मैं किसी सोच में गुम था, शायद इसलिए एकदम डर गया। सभी लोग हंस पड़े थे, लेकिन मेरे लिए तो मुस्कुराना भी मुश्किल था। मेरे हवासों पर वो मंजर तारी था जिसे भुलाना मुमकिन नहीं था। मेरी बहन का रिश्ता पक्का हो गया था, और ये वो खुशी थी जिसका हमें सालों से इंतज़ार था। काफ़ी अरसे से मेरी माँ बहन के रिश्ते को लेकर परेशान थी, लेकिन अब जाकर एक अच्छी जगह उसका रिश्ता हुआ था। मगर मैं इस खुशी को महसूस नहीं कर पाया था, क्योंकि मेरे दिल में अपनी मौत का खौफ बैठ गया था। वो स्याह रंग का कुत्ता मेरे असाबों पर सवार था। मैं जिस बेरहमी से उस कुत्ते ने उस औरत के वजूद को हड्डियों में तब्दील किया था, शायद वो लम्हा सारी ज़िंदगी मेरी आंखों में रहने वाला था। मेहमानों के जाते ही मैं अपने कमरे में बंद हो गया और मुंह तक रज़ाई ले ली, जैसे इस तरह कोई देख ना सकता हो, जैसे मेरा गुनाह किसी की नज़र में नहीं आएगा। अम्मा मेरे पास आई, कहने लगी, क्या हो गया फारूक, बहन का रिश्ता पक्का हुआ है, आज तो इतनी खुशी का दिन है, तुम क्यों इस तरह कमरे में बंद पड़ गए हो, जल्दी अपनी नौकरी का इंतज़ाम करो, अब बहन को रुखसत करने के लिए तैयारी करनी है।
तुम कब तक यूं इस तरह हाथ पे हाथ रख के बैठे रहोगे? मेरा दिल चाहा कि मैं अपनी अम्मा को सब कुछ बता दूं और उनसे कहूं कि वो मुझे हमेशा की तरह अपने आंचल में छुपा लें। बचपन में भी जब मैं कुछ गलत करके आता था तो अम्मा हमेशा मुझे बचा लिया करती थी। आज भी मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अम्मा से कहूं कि वो मुझे बचा लें, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं इतनी बड़ी बात अपनी माँ को बता सकूं। शायद मेरी माँ इस बात को कभी बर्दाश्त ना करती। अम्मा मेरे पास से उठकर खड़ी थी और मैं दोबारा रज़ाई मुंह तक ओढ़कर लेट गया था। मुझे उस लड़की का चेहरा याद आ रहा था जो कोई 25-26 साल की थी, जिसकी कोई गलती नहीं थी, ना ही उसने कोई गुनाह किया था, फिर भी वो अपनी सास की बेरहमी की नज़र हो गई थी, और शायद मेरी और मेरे दोस्तों की सफाकी की भी। मैं सारी रात बेचैनी से करवटें बदलता रहा। मुझ जैसे इंसान को नींद कैसे आ सकती थी? ज़मीर मुझे कोड़े मार रहा था और मेरा किया मुझे पछताने पर मजबूर कर रहा था। उस लड़की की चीखें और उसका रोना अब मुझे सता रहा था, और फिर जो कुछ उसकी सास ने किया था वो तो नाकाबिले बयान था। ऐसी ही सुबह हो गई थी और फजर की अजानों की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी तो मैंने उठकर वुज़ू किया और जाए नमाज पर बैठकर ज़ारो कतार रोने लगा। गुनाहों का एहसास जब वक्त गुजरने के बाद हो तो शायद निदामत के आंसू भी माफ़ी नहीं दिलवा सकते। मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था। जाए नमाज पर बैठे बैठे काफ़ी वक्त गुजर गया था। बाहर से अम्मा के काम करने की आवाज़ें आना शुरू हो गई थीं, और फिर थोड़ी ही देर बाद घर का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजने लगा। घर में हम 3 ही लोग थे और हमारे अलावा बहुत कम कोई आता जाता था। दस्तक बता रही थी कि कुछ ना कुछ गलत ज़रूर होने वाला है। मेरा दिल उछल कर हलक में आ गया था। फिर अम्मा ने आकर मुझे बताया कि बाहर कुछ पुलिस वाले आए हैं जो तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। क्या मामला है? अम्मा काफ़ी परेशान नज़र आ रही थी और जान तो मेरी भी निकल गई थी। मैंने अम्मा से कहा कि आप उनसे कह दें मैं घर पर नहीं हूँ। मेरी बात सुनकर अम्मा ने घूर कर मेरी तरफ देखा और कहने लगी, क्या तुम्हें लगता है कि मैं झूठ कहूँगी? और अगर मैं ऐसा कह भी दूँ तो क्या वो लोग हमारे घर में दाखिल नहीं हो सकते? वो पुलिस वाले हैं, तुम्हें ढूंढ रहे हैं। क्या गुनाह किया है तुमने? मैंने गुस्से से अम्मा से कहा, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, आप हमेशा मुझे गलत समझती हैं। अम्मा कहने लगी, तो फिर बाहर चलो और बात करो, मुजरिमों की तरह मुंह क्यों छुपा रहे हो? अम्मा मेरा हाथ पकड़कर मुझे ड्राइंग रूम में ले गई। अपनी इज्जत की खातिर अम्मा ने पुलिस वालों को ड्राइंग रूम में बिठाया था ताकि घर के दरवाजे पर उन्हें कोई खड़ा देखकर लोग हमसे बातें ना बनाएं। पुलिस वाले ने टेबल पर मेरा मोबाइल रखा और कहा, ये आपका फ़ोन है ना? मैं चाहकर भी इनकार नहीं कर सकता था। मैंने कहा, हाँ ये मेरा फ़ोन है और ये चोरी हो चुका था। आपको कहाँ से मिला है? मैंने मौका देखकर बात बनाई। पुलिस वाला मुस्कुराए कहने लगा, ये एक ऐसी जगह से मिला है जिसके बारे में या तो आप पहले से जानते हैं या फिर जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यहाँ से कुछ दूर वीरान इलाके में एक ज़ेरे तामीर इमारत से ये मोबाइल फ़ोन मिला है और इस मोबाइल फ़ोन के पास 2 लाशें पड़ी हुई थीं। क्या आप जानते हैं कि वो लाशें किसकी थीं? 2 लाशों का सुनकर मैंने गहरा सांस भरा था। तो क्या वो औरत भी जिंदगी की बाजी हार गई थी जो दूसरों को बर्बाद करने की ख्वाहिश रखती थी? पुलिस वाला बहुत गहरी नज़रों से मेरा जायज़ा ले रहा था। मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। मैंने फ़ौरन इनकार में सर हिलाया और कहा, मुझे नहीं मालूम आप क्या कह रहे हैं। वो हंसा और कहने लगा, ठीक है आप पुलिस स्टेशन चलिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। अम्मा जो वहीं पे मौजूद थी परेशानी से पूछने लगी कि ये क्या मामला है, किन लाशों की बात हो रही है, मेरे बेटे ने क्या किया है? पुलिस वाला हंसने लगा और कहने लगा, ये तो अब थाने जाकर ही पता चलेगा। ये 2 औरतों के कत्ल का मामला है, कोई मामूली बात नहीं है। और सिर्फ कत्ल नहीं हुआ है बल्कि दरिंदगी भी हुई है। एक औरत की लाश पर तशद्दुद के निशानात मिले हैं तो दूसरी औरत की लाश को कुत्ते ने चीर फाड़ दिया है और उस जगह से आपके बेटे का मोबाइल फ़ोन मिला है। मैंने हकलाते हुए पुलिस वालों से कहा कि मैंने बताया तो है कि मेरा फ़ोन चोरी हो गया था। मैं नहीं जानता आप क्या कह रहे हैं, किन औरतों की बात कर रहे हैं। मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है, मैं किसी औरत को नहीं जानता। पुलिस वाले ने हथकड़ी लहराई और कहने लगा कि आप मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलिए, आपकी याददाश्त वापस आ जाएगी, क्योंकि उस जगह से आपके फिंगरप्रिंट्स भी मिले हैं। और फिर उसने ज़बरदस्ती मेरे हाथ में हथकड़ी पहनाई और मुझे घर से बाहर लेकर निकला तो शर्मिंदगी से मेरा सर ज़मीन में गड़ गया।
पुलिस की गाड़ी देखकर मोहल्ले के कुछ लोग जमा हो चुके थे और अब तो उनकी नज़रें मेरे हाथों में लगी हथकड़ी पर थी। हर कोई सवालिया नज़रों से हमें देख रहा था और कुछ औरतें मेरी रोती हुई माँ से पूछ रही थीं कि आखिर पुलिस वाले अपने फ़ारूक को क्यों पकड़ के लेके जा रहे हैं, क्या किया है फ़ारूक ने। मेरी माँ तो खुद अब तक सदमे में थी, आखिर ये सब क्या हुआ है। मेरी बहन भी दरवाजे पे खड़ी बेबसी की तस्वीर बनी मुझे देख रही थी। कल ही तो इसकी ज़िंदगी में खुशियाँ आई थीं और आज मेरी इस गिरफ्तारी ने उसे दोबारा अंधेरों में धकेल दिया था। मैं आज तक कभी पुलिस स्टेशन नहीं गया था, क्योंकि ना ही मैंने कभी कोई जुर्म किया था और ना ही कभी सोचा था कि एक मामूली सी गलती की वजह से मुझे इतना सब कुछ देखना पड़ेगा। मुझ पर तो क़यामत टूट पड़ी। सलाखों के पीछे था और सलाखों के उस पार मेरी माँ खड़ी थी जो नम आँखों से मुझे देख रही थी। इस बात ने मेरी जान निकाल दी थी कि मैं पकड़ा गया हूँ और मैं जानता था कि अब मेरी रिहाई मुमकिन नहीं है। मैं फ़ौरन ही अपनी माँ की तरफ लपका और उनसे कहा कि मैंने कुछ नहीं किया है, मैं कातिल नहीं हूँ। मैंने रोते हुए कहा, अम्मा मुझे बचा लें। वो मुझसे पूछने लगी कि तूने कत्ल नहीं किया है तो फिर ये सब क्या है? क्या पुलिस वाले जो कुछ कह रहे हैं वो ठीक है? क्या वाकई मेरे बेटे ने वो गुनाह किया है जिसका इल्ज़ाम उसके सर पर लगा है? तुम कातिल नहीं हो, लेकिन वो गुनाह तो तुमने ही किया है ना, जिसकी वजह से वो कत्ल हुआ है। मैंने सर झुका लिया तो मेरी माँ समझ गई कि जो पुलिस वाले कह रहे हैं, जो उन्होंने बताया है वो सच है और शायद उन्हें बाकी का सच पता चल गया था। मैं अपनी माँ के आगे नज़र उठाने के काबिल भी नहीं रहा था। मेरी माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगी कि पुलिस वालों को तुम खुद हर बात सच बताओगे, जो भी तुम्हारी सज़ा बनती है वो तुम भुगतोगे, क्योंकि आज तुमने अपने गुनाह को नहीं भुगता तो आखिरत में ये तुम्हारे लिए अजाब बन जाएगा। एक इंसान की जान लेना पूरी इंसानियत की जान लेने के बराबर होता है। तुमने भले ही जान ना ली हो, लेकिन कहीं ना कहीं तुम इस सारे गुनाह में भी हिस्सेदार हो। अम्मा की बात सुन के मैं रो पड़ा था। मुझे बहुत ज़्यादा खौफ महसूस हो रहा था, क्योंकि मैं कोई आदी मुजरिम नहीं था और ना ही मैंने जानबूझकर उस लड़की के साथ कुछ गलत किया था। मुझसे बस गुनाह हो गया, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि इस गुनाह के बाद जो कुछ होगा वो इससे भी ज़्यादा भयानक होगा। थोड़ी ही देर बाद पुलिस इंस्पेक्टर मेरे पास आए और कहने लगे, ये सब कुछ अगर सच सच बता दोगे तो शायद तुम्हारी सज़ा में कुछ रियायत हो जाए, वरना कत्ल की सज़ा तो तुम जानते ही हो। तुमने एक जवान लड़की को मारा है, ये कोई मामूली बात नहीं है। तुम्हारी उससे क्या दुश्मनी थी और वहाँ जो कुछ हुआ वो कैसे हुआ? अपनी माँ और बहन के बारे में सोचते हुए मैंने सच बोलना शुरू कर दिया। काश कि मुझे अपनी माँ और बहन की ज़िंदगी का ख्याल पहले आता तो मैं ये गुनाह ना करता। मैंने पुलिस ऑफिसर को बताया कि रीमा नामी औरत ने मुझे और मेरे दोस्तों को इस बात पर उकसाया था कि हम उस लड़की को अगवा करें और फिर उस जुल्म और ज़्यादती का निशाना बनाएं। हमारा उसे मारने का कोई इरादा नहीं था और ना ही उस औरत ने ऐसी कोई बात कही थी। हमने 4 दिन पहले उस लड़की को अगवा किया था और फिर 4 दिन तक हम दोस्तों ने उसके साथ बहुत ज़्यादती की। रीमा भी कभी कभी हमारे ठिकाने पर आती और उसके साथ मारपीट करती। उन दोनों की आपस की दुश्मनी थी और इसी वजह से उसने उस लड़की को अगवा करवाया था। आज सुबह जब रीमा हमारे ठिकाने पर आई तो वो बहुत गुस्से में थी और उसने उस लड़की को गुस्से में इस कदर मारा कि वो अपनी जान से हाथ धो बैठी। पुलिस इंस्पेक्टर, जो मेरी बड़ी बात गौर से सुन रहा था, कहने लगा, उन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक था? आखिर ऐसी कौन सी दुश्मनी थी एक औरत ने दूसरी औरत की जान ले ली? मैंने बताया कि वो दोनों सास बहू थीं। रीमा ने हमारे ज़रिए अपनी बहू को अगवा करवाया था, क्योंकि उसकी बहू उसका सच जान गई थी और अपनी सच्चाई को छुपाने के लिए ही उसने रीमा को रास्ते से हटा दिया। पुलिस वाले हैरत से पूछने लगे, कौन सा सच? रीमा का ऐसा कौन सा राज था जो उसकी बहू के हाथ लग गया था? ये वो सवाल था जिस पर मैं शर्म से सर झुका गया था। जब पुलिस वाले ने अपनी बात दोबारा दोहराई तो मैंने बड़ी मुश्किल से उसे बताया कि रीमा के मेरे और मेरे दोस्तों के साथ ताल्लुकात थे। वो हमसे छुप छुप कर मुलाकातें करती थी और हमें भी बड़ा मज़ा आता था, क्योंकि वो पैसे वाली औरत थी और हमारे साथ वक्त गुजारी के वो हमें पैसे दिया करती थी। एक रोज़ रीमा उसी ठिकाने पर हमसे मिलने के लिए आई थी। उस वक्त मैं वहाँ मौजूद था। रीमा ने मुझे 2000 रुपये दिए। वो मेरे साथ कुछ वक्त गुजारना चाहती थी। उम्र के इस हिस्से में अगर वो अपने शौहर के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो चाहती थी कि कोई जवान लड़का उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बने और उसकी अधूरी ख्वाहिशों को पूरा कर दे।
مجھے بھی پیسوں کی ضرورت تھی کیونکہ مجھے نوکری نہیں مل رہی تھی، اس لیے میں نے اس سے پیسے لیے اور پھر اس کے ساتھ وقت گزارنے لگا۔ لیکن اس وقت وہاں ریما کی بہو طاہرہ پہنچ گئی۔ اس نے رنگے ہاتھوں سے ہم دونوں کو پکڑ لیا۔ اس کے اور ریما کے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے تو آپ کی حرکتوں پر پہلے ہی شک تھا اماں، لیکن میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جوان بیٹے اور بہو کے ہوتے ہوئے آپ اتنا گھٹیا کام کریں گی۔ یہ سنتے ہی ریما نے اپنی بہو پر ہاتھ اٹھا دیا تھا اور پھر وہ دونوں لڑنے جھگڑنے لگی۔ میں نے بڑی مشکل سے ان کا جھگڑا ختم کروایا اور پھر طاہرہ واپس چلی گئی۔ میں نے ریما کو سمجھایا کہ وہ گھر جا کر پیار محبت سے اپنی بہو کو قائل کرے کہ وہ یہ بات کسی کو بھی نہ بتائے۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں ریما کے ساتھ میں بھی نہ پھنس جاؤں، کیونکہ میری ماں اور بہن بہت شریف تھیں اور میری ذات سے جڑی کوئی بھی بدنامی ان کی زندگی میں مشکل کھڑی کر سکتی تھی۔ لیکن جب ریما گھر پہنچی تب تک طاہرہ نے گھر والوں کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ ریما کے شوہر اور بیٹے کو بالکل یقین نہیں آیا کہ عمر کے اس حصے میں ریما ایسا بھی کوئی کام کر سکتی ہے۔ ان دونوں نے جب سوال جواب شروع کیے تو ریما نے سارا الزام اپنی بہو کے سر پہ ڈال دیا اور کہنے لگی یہ خود بدکار ہے اور سارا الزام مجھے کہہ رہی ہے اور میرے حوالے سے غلط باتیں کر رہی ہے تاکہ تم لوگ کبھی اس پر شک نہ کرو۔ طاہرہ کے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں تھا جسے دکھا کر وہ اپنے سسر اور شوہر پر سچائی ثابت کر سکتی، اس لیے اس کے شوہر نے اپنی بیوی سے زیادہ ماں کی بات پر اعتبار کیا۔ طاہرہ کو گھر سے نکلوانے کے باوجود بھی ریما کو سکون نہیں آیا تھا۔ اسے اس بات کا بہت غصہ تھا کہ طاہرہ نے اس کے شوہر اور بیٹے کے سامنے اس کا سچ کیوں کہا، اور پھر جب ریما اگلی دفعہ ہم سے ملنے کے لیے آئی تو اس کے پیچھے ہی طاہرہ بھی پہنچ گئی۔ وہ بہت چھپ چھپا کر یہاں آئی تھی اور کیمرے سے ہماری تصاویر بنا رہی تھی۔ وہ اپنا سچ ثابت کر کے اپنی شادی شدہ زندگی کو بچانا چاہتی تھی، لیکن وہ پکڑی گئی۔ میرے ایک دوست نے اسے پکڑ لیا اور پھر ریما کے کہنے پر ہم نے اسے اغوا کر کے اسی ٹھکانے پر باندھ کر رکھ دیا۔ ریما نے کہا تھا کہ ہمیں کسی بھی صورت اسے نہیں چھوڑنا ہے، کیونکہ اگر وہ واپس جائے گی تو پھر اپنا سچ ثابت کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی قدم ضرور اٹھائے گی۔ میں اور میرے دوست نے ریما کی باتوں میں آ گئے۔ ہم نے اسے نہ صرف باندھ کر رکھا بلکہ ریما کے جانے کے بعد اس کے ساتھ تشدد بھی کیا اور باری باری اسے اپنی زیادتی کا نشانہ بھی بنایا۔ وہ بیچاری چیختی چلاتی رہی مگر ہم میں سے کسی کو فرق نہ پڑا۔ 2-4 دن تک یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا۔ ریما کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا کہ ہم اس کی بہو کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ وہ تو خود اپنی بہو کے ساتھ مار پیٹ کرتی تھی اور پھر ایک دن اس نے اپنی بہو کو اتنی بری طرح مارا کہ وہ اس دنیا سے ہی چلی گئی۔ ریما کے اندر نہ جانے کیسا شیطان تھا، یا شاید گناہ کر کر کے اس کا دل پتھر کا ہو گیا تھا۔ اس نے ہمیں طاہرہ کی لاش کو بھی ٹھکانے لگانے نہ دیا، بلکہ وہ ایک سیاہ رنگ کا ایک بڑا سا وحشی کتا لے آئی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ کتا طاہرہ پر چھوڑ دے اور پھر اس کتے کے ذریعے ہی طاہرہ کی لاش ختم ہو جائے، ہمیں اسے ٹھکانے بھی نہ لگانا پڑے۔ لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ اس وحشی کتے نے بے جان لاش پر حملہ کرنے کے بجائے ریما پر حملہ کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اسے چیرنے پھاڑنے لگا۔ ریما کی چیخوں سے سارا علاقہ گونجنے لگا۔ میرے دوست یہ سب دیکھ کے فرار ہو گئے اور میں بھی وہاں سے بھاگ نکلا، لیکن میرا موبائل وہاں رہ گیا اور شاید اس لیے میں پکڑا گیا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ کتا ریما کی ہی جان لے لے گا۔ کچھ پیسوں اور عیاشی کی خاطر ہم گناہوں کی دلدل میں اترے تھے اور اس دلدل نے آہستہ آہستہ ہمیں اپنے اندر کھینچ لیا تھا۔ ہم نے نہ صرف ریما کے ساتھ عیاشی کی بلکہ اس کی بہو کو اغوا کر کے اسے بھی زیادتی کا نشانہ بنایا، اور پھر اس کے مرنے کے بعد جو کچھ اس کی ساس نے کیا، اس کے بعد خدا کا ایسا عذاب ریما پر نازل ہونا ہی تھا۔ میں نے سر جھکا لیا، پولیس والوں کو الف سے یہ تک ساری کہانی سچ سچ بتا دی۔ اس کہانی میں قصوروار ضرور تھا لیکن قاتل نہیں تھا۔ میری نشاندہی پر میرے دوستوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا۔ وہ سب بھی پچھتا رہے تھے، لیکن اب وقت ریت کی طرح مٹھی سے نکل گیا تھا۔ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ بات عیاشی سے آگے نکل کر اغوا اور پھر قتل تک پہنچ جائے گی۔ ہم سب دوستوں کے خلاف اغوا کی رپورٹ درج ہوئی تھی اور ساتھ ہی ایک عورت پر تشدد کی بھی، لیکن قتل کا مقدمہ ہم پر درج نہیں ہوا تھا کیونکہ قتل ریما نے کیا تھا اور اسے اس کے کیے کی سزا مل گئی تھی۔ ریما کے شوہر اور بیٹے کو بھی سارا سچ پتہ چل گیا تھا۔ وہ بھی پولیس اسٹیشن آئے تھے۔ ریما کے بیٹے کا حال بہت برا تھا کیونکہ اس نے اپنی ماں
اور بیوی دونوں کو کھو دیا تھا، کیونکہ وہ وقت پر سچائی معلوم نہیں کر سکا تھا۔ ایک عورت کی ہوس اور اس کے انتقام کی آگ نے نہ صرف دوسری عورت کی جان لی تھی، بلکہ وہ خود بھی اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ کل ہماری کورٹ میں پیشی ہے اور میں سوچ رہا ہوں کہ نہ جانے مجھے اور میرے دوستوں کو کیا سزا ملے گی۔ آپ لوگ بتائیں، مجھ جیسے لوگوں کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ کیا ہم معافی کے حقدار ہیں؟ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل سنو ذرا کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فوراً سبسکرائب کر لیجیے، اور اگر آپ اس واقعے کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کامنٹ میں کرنا چاہتے ہیں تو کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا، ہمیں انتظار رہے گا۔ ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بروقت مل سکے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدائے پیمان۔